बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम मेथड डिस्कस करें उसका नाम है गॉस सीडल मेथड, और हम गॉस सीडल मेथड को इम्प्रूव जैकोबी मेथड भी कहते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है, यानी जो भी हमने जैकोबी आइटरेटिव मेथड में पढ़ा था एक्चुअली वही मेथड है, बस उसकी कुछ इम्प्रूव फॉर्म है। अब इसमें क्या चीज़ इम्प्रूव है इसको हम ज़रा डिटेल से डिस्कस करते हैं। मैं पहले आपको हिंट देता हूँ कि हमने जैकोबी आइटरेटिव मेथड में क्या किया था। तो जैकोबी आइटरेटिव मेथड के अंदर हम करते ये हैं कि x1 की वैल्यू हम कंप्यूट करते हैं विच इज़ इक्वल्स टू c1 माइनस a12 x2 माइनस a13 x3। कि अगर मैं ये आपको डिटेल से समझा दूंगा तो आप समझ जाएंगे कि जैकोबी में गॉस सीडल मेथड में क्या होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन से आपने x1 निकाला, सेकंड इक्वेशन से आपने x2 निकाला, तो x2 एक्चुअली बन गया c2 माइनस a21 x1 माइनस a23 x3 डिवाइडेड बाय a22। सिमिलरली x3 की जो वैल्यू है वो बन जाएगी आपके पास c3 माइनस a31 x1 माइनस a32 एंड x2 डिवाइडेड बाय a33। राइट, थोड़ा मैं रिकॉल करवाता हूँ कि हमने क्या किया था वहाँ पर। अगर आप पहले मेरे जैकोबी आइटरेटिव मेथड को देखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। सपोज़ कीजिए कि हमने जैकोबी के लिए x1, x2 और x3 की हमने वैल्यूज़ निकाल ली थी, राइट। और हम करते ये हैं कि इसमें हम किसी इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन से ये काम स्टार्ट करते हैं। सपोज़ करते हैं कि हमारी जो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन थी वो x1 इज़ इक्वल टू x2 इज़ इक्वल टू x3 इज़ इक्वल टू 0 थी, राइट। तो हमने करा क्या था, वहाँ पर हमने फर्स्ट इक्वेशन में जो x2 x3 रिक्वायर्ड है इसको भी हमने यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया था, और जो सेकंड इक्वेशन के अंदर आपको x1 और x3 की नीड थी उसको भी इसी इनिशियल कंडीशन से सब्स्टिट्यूट किया था। और इसी तरीके से जो थर्ड इक्वेशन में आपको x1 और x2 की नीड थी ये भी आपने इसी इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन से पुट की थी। जिससे हुआ क्या था आपके पास, इससे हुआ ये था कि आपके पास जो है वो एक जो भी आपके पास वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ का एक न्यू सेट बन जाता था, न्यू वैल्यूज़ आ जाती थी, ठीक है जी। और फिर आप क्या करते थे, जो न्यू वैल्यूज़ आपके पास आती थी वापस इस प्रोसेस को रिपीट करते थे, यानी x2 x3 दैन x1 x3 दैन x1 x2 को वापस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते थे, दैन अगेन न्यू वैल्यू मिलती थी आपके पास। तो इस तरह हमारा जैकोबी आइटरेटिव मेथड वर्क करता था। अच्छा जी, देखें अब इसमें एक छोटी सी ख़राबी है जो हमें नज़र आ रही है, यानी हम इस मेथड को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। होता यह है यहाँ पर कि इन केस अगर मैं x2 और x3 की वैल्यू को जब सब्स्टिट्यूट करता हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास x1 की एक न्यू वैल्यू बन जाती है, यानी ये ऑलरेडी x1 इम्प्रूव हो जाता है। लेकिन जैकोबी आइटरेटिव मेथड में इन तीनों इक्वेशंस के राइट हैंड साइड के ऊपर मैं सेम वैल्यूज़ को अप्लाई कर रहा होता हूँ। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर ये जो x1 है ये x1 की एक इम्प्रूव वैल्यू मिल गई है आपको। तो होना ये चाहिए कि x1 की इम्प्रूव वैल्यू को अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए और x3 की तो ओल्ड वैल्यू जो है वो यहाँ से पुट कर ली जाए, तो जो निकलने वाला x2 का रिज़ल्ट है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से जो x2, अब हमें x1 और x2 चाहिए, तो टेक्निकली x1 और x2 की वैल्यूज़ हैं वो ऑलरेडी इम्प्रूव्ड हो चुकी हैं। अगर उसको उठाकर यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है, राइट। जबकि जैकोबी आइटरेटिव मेथड के अंदर आप ये जो इन तीनों इक्वेशंस के राइट हैंड साइड के ऊपर सिर्फ यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, जबकि आपको x1, x2 और x3 की वैल्यूज़ जो है वो रिस्पेक्टिवली इम्प्रूव मिलती जाती हैं, लेकिन आप उनको यूज़ नहीं कर रहे होते, क्योंकि गॉस सीडल मेथड में हम ये वाला काम करने वाले हैं। तो आपको मेन डिफरेंस समझ आ गया होगा कि गॉस सीडल में क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा मैं आपको और इसको एक्सप्लेन करता हूँ तो आप इस बात को और अच्छे से समझ जाएंगे। यानी इधर मैं क्या करने वाला हूँ आपके लिए, गॉस सीडल मेथड के अंदर ये जो आपके पास x1 की जो वैल्यू निकलेगी उसको मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूँगा, राइट। तो जो एरो साइन में आपको बना रहा, जो एरो साइन में आपके लिए बना रहा हूँ वो वैल्यू तो मैं यकीनन इम्प्रूव वैल्यू को पुट कर दूँगा। अब मिसाल के तौर पर ये x3 तो आपके लिए नहीं है, तो जो ग्रीन बॉक्स है उसको आपने यहीं से पुट करना है। फिर आप क्या करने वाले हैं कि ये जो आपके पास x2 की वैल्यू निकलती है, अब अगेन ये x2 की वैल्यू इम्प्रूव होगी, तो इस x2 की वैल्यू को आपने जो है वो इस इक्वेशन के अंदर यहाँ से पुट कर देना है, ठीक है जी, समझ गए।
तो अब आपके पास क्या होगा कि इससे भी आपके पास x3 की एक न्यू वैल्यू आएगी। और ये जो x1 की वैल्यू है, अगेन ये x1 भी हमारे पास अब इम्प्रूव्ड है, तो इस x1 की वैल्यू को भी आपने जो है वो यहाँ से पुट कर देना है ऐसे कर। ठीक है जी। तो अच्छा जी, अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर x3 यानी फर्स्ट इक्वेशन में तो ये ऑब्वियस है कि फ़र्स्ट टू वैल्यूज़ जो हैं वो तो इसी इनिशियल कंडीशन से निकाली जाएंगी, लेकिन इसके बाद जब हम पुट करते हैं तो x1 इम्प्रूव होता है, तो x1 को हम वेरी सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। अगेन x3 अननोन है, तो x3 की वैल्यू को तो यहाँ से ही पुट करना है आपने, राइट। अब थर्ड इक्वेशन के अंदर x1 और x2 जो है वो दोनों के दोनों इंप्रूव हो चुके हैं, तो x1 और x2 को डायरेक्टली आप यहाँ से पुट कर देंगे। ठीक, तो अब आपके पास है, तो इस मेथड को हम कहते हैं गॉस सेडल मेथड। अगेन ये मेथड की जो कन्वर्जेंस है वो कन्वर्जेंस सेम है। क्या थी कन्वर्जेंस के लिए कि इस मेथड का भी पॉजिटिव डेफिनेट या डायगोनली डोमिनेंट होना ज़रूरी है। तो डायगोनली डोमिनेंट जो है वो आप पहले चेक करेंगे। ठीक है जी। तो डायगोनली डोमिनेंट की शर्त क्या होती है कि मॉड आई इज़ इक्वल टू summation j is equal to 1 to n and I is not equal to j, and then यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, दिस इज़ i j वाली वैल्यूज़ आपने यहाँ पर लिखनी होती हैं। ठीक है जी। तो ये आपके पास डायगोनली डोमिनेंट की शर्त थी। तो पहला काम आपने वही करना है कि सिस्टम को डायगोनली डोमिनेंट चेक करना है, उसके बाद जैकोबी गॉस सीडल मेथड आपने लगाना है। और मेरा अपना ख्याल ये है कि मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो हम करते ये हैं कि एक प्रॉब्लम पे इसको अप्लाई करके देख लेते हैं कि इन केस अगर आपकी किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो वो कन्फ्यूजन अभी आपकी क्लियर हो जाए। तो एक प्रॉब्लम हम डिस्कस कर लेते हैं इसके साथ जी। तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये एक एग्जाम्पल बना लेते हैं इसको। यूज गॉस सेडल मेथड to obtain the solution of following system। ठीक है जी। अब मैं ये लिख रहा हूँ 3x1 माइनस 0, कैलकुलेटर अपने साथ रखें ताकि आप इसको क्रॉस चेक कर सकें, माइनस 0.2x3। और इनकेस अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो या फॉर एग्ज़ाम्पल किसी किस्म का कोई एरर अगर आपको निकल रहा हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कर दें। 0.1 x1 प्लस 7x2 माइनस 0.3 x3 इज़ इक्वल टू माइनस 19.3। एंड थर्ड इक्वेशन है 0.3 x1 माइनस 0.2 x2 प्लस 10x3 इज़ इक्वल टू 71.4, राइट। तो ये है हमारे पास प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को हम ट्राई करने वाले हैं किससे, गॉस सीडल मेथड से। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से ये काम बिल्कुल वैसे ही है कि फर्स्ट इक्वेशन से आप x1 की वैल्यू अलग कर लें। तो जब आप x1 को सब्जेक्ट करते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास 1/3 देन 7.85 प्लस 0.1 x2 प्लस 0.2 x3। ठीक है जी। सेकंड इक्वेशन से x2 को अलग कर लें, ये इक्वेशन नंबर 1, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 और इसे आप इक्वेशन नंबर 3 लिख सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन से जब आप x2 की वैल्यू को अलग करते हैं तो ये इक्वल होगा -1/7। अच्छा जी, डायगोनली डोमिनेंट में चेक नहीं कर रहा हूँ, मैं चेक कर चुका हूँ, आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा कि ये डायगोनली डोमिनेंट है या नहीं है। फिलहाल ये डायगोनली डोमिनेंट है। -19.3 माइनस 0.1 x1 एंड प्लस 0.3 x3। सिमिलरली जो x3 का आंसर है आपके पास वो होगा 1/10 एंड 71.4 माइनस 0.3 x1 एंड प्लस 0.2 x2, राइट। अब आपने करना क्या है कि हम जो है इसको इनिशियल वैल्यू से हम स्टार्ट करते हैं, और हम अपनी इनिशियल वैल्यू जो है वो अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम अपनी इनिशियल वैल्यू को 0 से लेते हैं। तो अब हमने इनिशियल कंडीशन से, इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन से स्टार्ट किया, विच इज़ x1 इज़ इक्वल्स टू x2, x3 इज़ इक्वल टू 0, राइट। तो आपने करना क्या है कि फ़र्स्ट इक्वेशन के अंदर जो है वो आपने x2 और x3 की वैल्यू जो है वो इस इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन से पुट कर देनी है। ठीक है जी। तो स्क्रीन को स्क्रॉल करते हैं हम अपनी।
जी जनाब, तो आपके पास बताएं कि फ़र्स्ट x1 क्या होगा। हम ये कह रहे हैं कि जो आपके पास x2 और x3 है वो ज़ीरो के इक्वल है, तो हम x1 की वैल्यू को कंप्यूट करने वाले हैं, राइट। तो आपके पास x1 की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 7.85 प्लस ज़ीरो डिवाइडेड बाय 3, यानी इसका जो रिज़ल्ट होगा वो 2.616667, ऐसा एक रिज़ल्ट हमारे पास बन कर आ रहा है। ठीक है जी, तो ये पॉइंट आपके समझ आ गया। अब बात करते हैं सेकंड के लिए। तो अब आपने मुझे बताना है कि सेकंड इक्वेशन में किन दो वेरिएबल्स को पुट करना है। ये देखिए सेकंड इक्वेशन आपके पास ये मौजूद है। इस सेकंड इक्वेशन के अंदर x3 चाहिए, तो हम x3 तो जो है वो अज्यूम कर रहे हैं कि x3 जो है वो तो ज़ीरो के इक्वल है, जबकि इसके अंदर एक x2 भी चाहिए। तो x2 की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, जो अभी हमने कैलकुलेट की है, जबकि x2 हम जो अपडेटेड है 2.61667 वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो x2 का जो रिज़ल्ट होगा वो बन जाएगा आपके पास -19.3 -0.1 एंड 2.616667 और x3 ज़ीरो कर दें डिवाइडेड बाय 7, और जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -2.794524 ये रिज़ल्ट आपके पास बनकर आएगा। ठीक है, तो इस तरीक़े से हमने इम्प्रूव x2 की इम्प्रूव वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। सिमिलरली अब आपने जो काम करना है वो x3 के लिए करना है। तो अब आप मुझे बताएं कि x3 के लिए कौन कौन सी वैल्यूज़ पुट करेंगे। ऑफ कोर्स हम x3 के लिए x1 की जो इम्प्रूव वैल्यू है वो जो 2.61667 ये पुट करेंगे, और x2 की जो इम्प्रूव वैल्यू है -2.79 जो अभी हमने कैलकुलेट की है 4524 ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आपके पास जो है वो x3 जो आपके पास बनकर आएगा वो बन जाएगा आपके पास जी, क्या बन जाएगा 71.4 -0.3, ये बन जाएगा x1 पुट कर दें तो 2.61667 और इसी तरीके से प्लस 0.2, ये रिज़ल्ट होगा आपके पास -2.794524 और डिवाइड कर देंगे आप इसको 10 के साथ। तो हमारे पास जो फाइनल रिज़ल्ट बनकर आएगा x3 के लिए वो रिज़ल्ट होगा 7.00561। तो इस तरीक़े से ये रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे पास थर्ड, राइट। अब मैं इस प्रोसेस को आप जो है वो एरर के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी तरीके से आपने सेकेंड आइटरेशन परफॉर्म करनी है, यानी जो अब आपके पास न्यू सेट ऑफ रिज़ल्ट्स आ गए हैं वो कौन कौन से आ गए हैं, जिसमें आपके पास जो x1 की वैल्यू है, ये देखें ये है x1 की जो वैल्यू है आपके पास 2.61667 और x2 की जो वैल्यू है आपके पास -2.7945 है, और x3 जो भी आपने कंप्यूट किया है 7.00561, ये रिज़ल्ट आपके पास निकल आया। अब जो आपने नेक्स्ट आइटरेशन परफॉर्म करनी है उस नेक्स्ट आइटरेशन के अंदर आपने इन रिज़ल्ट्स को यूज़ करना है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हैं फॉर सेकेंड आइटरेशन, सिर्फ मैं यहाँ पर आपके सामने रिज़ल्ट शो करूँगा ताकि जब आप सेकेंड आइटरेशन परफॉर्म करें तब आपको ये रिज़ल्ट मिल जाए। तो सेकेंड आइटरेशन परफॉर्म करने के वक्त जब x1 की मेरे पास रिज़ल्ट आया है तो x1 का आंसर आया है 2.99055, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, उसको आपने उसी तरह करना है। और जब हमने इसका एब्सोल्यूट ट्रू एरर चेक किया है, क्योंकि इस प्रॉब्लम में आपके पास यूँ समझ लें कि मैं शायद एक चीज़ बता देता हूँ आपको और आसान हो जाएगा कि इस प्रॉब्लम के अंदर मिसाल के तौर पर ट्रू वैल्यू भी आपके पास मौजूद है, कि जो ट्रू सोल्यूशन है आपके पास हम मान रहे हैं कि वो x13 है, हमने कैलकुलेट पहले से कर लिया, x2 जो है वो माइनस का 2.5 है और x3 जो है वो 7 है। तो इससे ये फ़ायदा हो गया कि आप जो है वो एब्सोल्यूट ट्रू एरर भी साथ साथ कंप्यूट कर सकते हैं। तो सेकेंड आइटरेशन जब हमने परफॉर्म की तो जो हमारे पास पहला रिज़ल्ट है वो निकला और उसका एब्सोल्यूट ट्रू एरर जो है वो 0.3% आ गया, राइट। 0.3% नहीं होगा बट 0.3 डिफरेंस ले लिया आपने उसका, जस्ट डिफरेंस आपने निकाल लिया, ये परसेंट में ले लें। और x2 की जो वैल्यू है वो मेरे पास
625 बनी, जिसका जो एब्सोल्यूट ट्रू एरर है मेरे पास वो आई थिंक परसेंट में ही है, चेक कर लीजिएगा आप। यानी करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू डिवाइडेड बाय करंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय, या ट्रू वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 से होगा। इसका आंसर निकला है 0.015%। नोट करें आप आंसर कितना इम्प्रूव हो गया। और x3 का जो रिज़ल्ट है वो बनेगा 7.000291। तो इसका जो एब्सोल्यूट ट्रू एरर है ये निकलेगा 0.0042%। ये सब आपने ख़ुद चेक करना है, ठीक है जी। तो इस तरीक़े से आप अपने आंसर को इम्प्रूव कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। आंसर आपका इम्प्रूव हो जाता है। एरर निकालने का तरीक़ा तो बिल्कुल सेम है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यानी अगर फ़र्स्ट वैल्यू के दरमियान आपने एरर निकालना है तो मैं इसको इस तरह शो कर देता हूँ। तो इसके लिए आपने एब्सोल्यूट की साइन बना ली, फिर आपने लिखनी होगी करंट वैल्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल के करंट वैल्यू है 2.990557 माइनस, फिर आपने लिखनी होगी प्रीवियस वैल्यू 2.61667 डिवाइडेड बाय करंट वैल्यू 2.990557। जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ, ये सिर्फ एज एन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज़ 12.5%, यानी इसको एरर को इसी तरह निकाला जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर तो खैर चूँकि ट्रू वैल्यू मौजूद थी तो ये समझे ट्रू वैल्यू है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू है डिवाइडेड बाय 100, राइट। तो ये सिर्फ मैंने एज एन एग्जांपल आपको समझाया है। आप अपनी प्रॉब्लम के लिए इसको खुद ट्राई करेंगे। सिर्फ मैंने एक रफली सा तुम्हें बता दिया है यहाँ पर। ये मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ ताकि आप इसको लेक्चर का एज सच इस क्वेश्चन का पार्ट ना समझें, अदरवाइज़ किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो इस तरीक़े से ये नंबर ऑफ़ आइटरेशंस आपने परफॉर्म करनी है कि जितनी डेसिमल प्लेसेस की एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होगी उतना आपने काम करना है, ठीक है जी। तो आप जो है वो इस तरीक़े से गॉस सेडल मेथड जो है वो वर्क करता है। एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, उस एग्ज़ाम्पल को आप खुद ट्राई कीजिएगा। ये भी एक एग्ज़ाम्पल है हमारे पास। दिस इज़ 45x1 + 2x2 + 3x3 इज़ इक्वल टू 58, then minus 3x1 plus 22x2 and plus 2x3 is equal to 47. थर्ड इक्वेशन है 5x1 plus x2 and plus 20x3 is equal to 67, और इसको आपने सॉल्व करना है बाय गॉस सीडल मेथड। गॉस सेडल मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है, राइट। तो ये आइटरेशन आपको मैंने बता दिया, सारा रिजल्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। एरर को साथ साथ कंप्यूट करते जाना है, और हमारे पास जो इसके आंसर है वो मैं आपके सामने आपके साथ शेयर कर लेता हूँ ताकि आप उसको चेक कर सकें। x1 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.0 है, x2 जो है अप्रॉक्सीमेटली 1.999 वैल्यूज़ निकल रही हैं जो एग्जैक्टली इक्वल टू 2 हो सकता है, और x3 की वैल्यू 3.0 है। तो इस प्रॉब्लम को आपने खुद ट्राई करना है। तो उम्मीद है कि आपको गॉस सीडल मेथड समझ आ गया होगा। गॉस सीडल मेथड और जैकोबी आइटरेटिव मेथड के अंदर मेन डिफरेंस समझ आ गया होगा। डायगोनली डोमिनेंट या पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ मिला होगा। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।